नमस्कार, कैंडिड कन्वर्सेशंस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है और आज हम हर बार की तरह से प्रोफेसर अवध दुबे साहब से फिर से बात करेंगे, जो राजनीतिक गतिविधियां हलचल चल रहे हैं। और इस समय जो सबसे बड़ी हलचल है वो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर के है। सर, जो अभी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है कि वहाँ पे जो महाविकास अघाड़ी है, उसमें सीटों को लेकर के बड़ी खींचतान है। ये खींचतान जो महायुति है, उसमें भी है। ये सर क्या खींचतान सच में रियल है या फिर हर पार्टी अपने को मजबूत दिखाने के लिए चुनाव से पहले बंटवारे के लिए ऐसी वो दिखाती है कि नहीं मुझे ज्यादा चाहिए, जिससे कि मतदाताओं के दिमाग में ये हो कि नहीं ये बहुत मजबूत पार्टी है, इनको तो कम सीटें ही मिली मिली है लड़ने के लिए, नहीं तो ये और बड़ी पार्टी है। और क्या हकीकत है सर इस समय, क्योंकि अब लगभग लगभग तय हो गया है दोनों दोनों तरफ का गठबंधन के सीटें किसको कितने मिलेंगी, लेकिन ये खींचतान सर क्या दिखाने के लिए या दरअसल असलियत में है ये खींचतान? ज्ञानेश जी, जरा हरियाणा में जो हुआ था एक सेकंड के लिए उस पर गौर कीजिए। जी। वहां तो भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ गठजोड़ में नहीं थी। महाराष्ट्र में तो भारतीय जनता पार्टी दो अन्य पार्टियों के साथ गठजोड़ में है। वहां कांग्रेस किसी के साथ गठजोड़ में नहीं थी। यहाँ तो कांग्रेस दो अन्य पार्टियों के साथ गठजोड़ में है। वहां सीटों को लेकर कितनी खींचतान थी, टिकटों को लेकर कितनी खींचतान थी, उम्मीदवारों की घोषणा पर कितनी बगावत हुई दोनों पार्टियों में। मतलब हम लोग पूरे चुनाव के दौरान इसी पहलू पे गौर करते रहे कि भाई टिकट बांटने में कहाँ कितनी बगावत हो रही है, कौन किसकी टांग खींच रहा है, कौन किसके खिलाफ बयान जारी कर रहा है, कौन नाराज है, कौन रूठ गया है, क्या किया है। यही सब होता रहा। जहां गठजोड़ नहीं है वहां भी यही हो रहा है। तो जाहिर है कि जहां गठजोड़ है वहां तो ये और भी ज्यादा होना है। इसलिए महाराष्ट्र में जो हो रहा है दोनों ही गठजोड़ों में, उसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। मेरा मानना यह है कि दोनों ही गठजोड़ तकरीबन तकरीबन भले ही वो घोषित ना करें या एक दूसरे के खिलाफ अफवाह फैलाएं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस काम में ज्यादा कुशल है। वो अपने विरोधियों के खिलाफ एक मनोवैज्ञानिक युद्ध जो है वो लॉन्च करती है। इस वक्त उसने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को वो कमजोर कड़ी मानती है और उसके खिलाफ एक मनोवैज्ञानिक युद्ध लॉन्च कर दिया है कि उद्धव ठाकरे अकेले, उनकी बात नहीं मानी गई तो अकेले चुनाव लड़ेंगे वो, और महाविकास अघाड़ी टूट जाएगा। और संजय राउत जो हैं वो खुफिया तौर पर या खुले तौर पर अमित शाह से मिल चुके हैं या मिलने वाले हैं। इस प्रकार की अफवाहें वहां पर चलाई जा रही हैं। मुझे लगता है कि इन चीजों की तरफ हम लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा हमेशा करती है। इसी तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध उसने हरियाणा में शैलजा और हुड्डा के खिलाफ चलाया था, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी रही, मैं मानूंगा। और अभी भी ये हमारे मित्र विनोद शर्मा हैं, वरिष्ठ हैं काफी, लेकिन मुझे अधिकार देते हैं कि मैं उन्हें अपना मित्र कहूं। उन्होंने कहा कि देखने की बात यह है कि क्या भाजपा, क्या विपक्ष जो है वो हरियाणा महाराष्ट्र में भी हरियाणा जैसी ही बेवकूफी करेगा। तो अगर गैर भाजपा पार्टियां, जो कि कोई इसमें बड़े बड़े तजुर्बेकार लोग मौजूद हैं, शरद पवार मौजूद हैं, नाना पटोले मौजूद हैं, उद्धव ठाकरे मौजूद हैं, संजय राउत मौजूद हैं, अगर वो हरियाणा की गलती दोहराते हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र के जो हथकंडे हैं, जिस तरह से वो अफवाह वगैरह फैलाते हैं, उसके अंदर फंस जाते हैं, तो फिर उनकी समस्या है, वो भुगतेंगे उसका परिणाम। मेरा तो मानना यह है कि वो नहीं फंसेंगे। मेरा ये भी मानना है कि न केवल महायुति में या महाविकास अघाड़ी में, दोनों ही जगह कमोवेश थोड़े बहुत ऊंच नीच के साथ में अधिकतर सीटों के ऊपर वो लोग अपने फैसले कर लेंगे, क्योंकि इनमें से किसी के पास गठजोड़ तोड़ने का विकल्प है नहीं। अभी आज की तारीख में इस चुनाव में गठजोड़ तोड़ने का विकल्प है नहीं। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, उन महत्वाकांक्षाओं को उन लोगों को काफी काबू में रखना पड़ेगा। अब हम लोगों को देखना ही चाहिए कि इन महत्वाकांक्षाओं के चलते दोनों गठजोड़ों के बीच में जो आपसी तालमेल है, वो उस तालमेल का क्या नुकसान हो रहा है, और वो तालमेल, उस तालमेल के नुकसान के चलते वो अपने अपने जनाधार को कितना गोलबंद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसके ऊपर हम ज्यादा गौर करें तो महाराष्ट्र की स्थिति थोड़ी बहुत, मतलब इस मौके पर, इस जिस मौके पे हम खड़े मुकाम पर खड़े हुए हैं, वहां समझ में आ सकती है। अब आप देखिए महायुति की तरफ ध्यान दीजिए। आप महायुति में दो व्यक्ति ऐसे हैं, एक व्यक्ति तो इस वक्त मुख्यमंत्री है, दूसरा व्यक्ति मुख्यमंत्री रह चुका है, उसका डिमोशन हो गया, यानी उसकी पदावनति हो गई, मुख्यमंत्री से वो उप मुख्यमंत्री बन गया। दोनों के भीतर मुख्यमंत्री बनने की प्रबल महत्वाकांक्षा है और भाजपा को तो एजेंडा ही है कि अकेले दम पे वहां पे अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री बनाया जाए। तीसरी तरफ अजित पवार है,
जो मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा के कारण ही अपने परिवार तक से दगाबाजी कर चुके हैं, उस परिवार से दगाबाजी कर चुके हैं जहां जिसकी राजनीति में, जिसकी रोटी खाकर पले बड़े और जो जिसकी राजनीति में उन्होंने दीक्षा पाई, उससे दगाबाजी कर चुके हैं। तो 3 अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्तियों और 3 अत्यंत महत्वाकांक्षी पार्टियों का गठजोड़ है महायुति। अच्छा, अब चुनाव जीतना है तीनों को मिलकर, लेकिन साथ में यह भी ख्याल रखना है कि जीत हो तो उसका श्रेय उसी को ज्यादा मिले। तीनों चाहते हैं हमें श्रेय मिले। एकनाथ शिंदे इसमें कुछ फायदे में दिखाई पड़ते हैं क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री होने के नाते वो जितनी भी स्कीमें लॉन्च कर रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो स्कीमें लॉन्च कर रहे हैं, जो कि बहुत असाधारण है, 90,000 करोड़ की स्कीम है लॉन्च कर रहे हैं, सब में उनका चेहरा होता है स्वाभाविक रूप से। ये बात फडणवीस को भी बहुत बुरी लग रही है और अजित पवार को भी बहुत बुरी लग रही है। तो अजित पवार चूंकि वित्त मंत्री हैं, उन्होंने वित्त मंत्री के पद का फायदा उठाते हुए इस पर आपत्ति दर्ज की है कि आप इतनी बड़ी बड़ी स्कीमें लॉन्च कर रहे हैं, इससे तो महाराष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है उसका कबाड़ा हो जाएगा। अगर हम ही लोग अगली सरकार बनाने वाले हैं, हम ही लोग सरकार चलाएंगे, तो इतना ज्यादा कर्जा होगा कि हमारी सरकार का भुरकुस निकल जाएगा। और जैसे ही पिछली कैबिनेट की मीटिंग हुई, उन्होंने बिल्कुल शुरू में ही अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया। जब उनकी बात नहीं मानी गई तो वो 10 मिनट में मीटिंग से वॉकआउट करके बाहर चले गए और उनके इस काम को छिपाया गया, ना उनकी आपत्ति उठाई गई। अब निकल के सारी बातें सामने अब आई हैं आकर। लोगों ने कहा नहीं, वो नाराज नहीं है, उन्हें कोई काम था इसलिए वो चले गए। मतलब वित्त मंत्री कैबिनेट मीटिंग 10 मिनट में छोड़ के चला जाए, वो उन्हें कोई काम था इसलिए चले गए, कोई नाराज नहीं है, इस प्रकार की बात कही गई। अब दूसरे पहलू को देखिए आप, ये जो स्कीमें लॉन्च की जा रही हैं, इसके 2 पक्ष हैं, दोनों पक्षों को समझना चाहिए। पहला पक्ष पे ध्यान करते ही हमें पता लग जाता है कि महाराष्ट्र के चुनाव कराने में इतनी देर क्यों की गई। इन्हें हरियाणा के साथ में और कश्मीर के चुनाव के साथ क्यों नहीं कराया गया? क्योंकि योजना ये थी कि लाडली बहन स्कीम और लाडला भाऊ स्कीम, इन दोनों स्कीमों की कम से कम 2-2 किस्तें लोगों के पास पहुंच जाएं, तब लोग चुनाव में जाएं। यानी बाकायदा लोग उसके लाभार्थी बन चुके हैं। अब उसमें क्या हुआ है कि 35 लाख से ज्यादा लड़कियों को लाडली बहन स्कीम की 2 किस्तें मिल चुकी हैं। इसी तरीके से लाखों लाख नौजवानों को जो कि डिप्लोमा कर रहे हैं या 12th पास कर रहे, 12वां पास कर रहे हैं या स्नातक की परीक्षा दे रहे हैं, उनको भी पैसे मिल गए हैं। तो उन सबको उम्मीद होगी कि भाई ये सरकार आएगी तो अगली बार ये भी अगले महीने फिर मिलेंगे पैसे। ये माहवारी इनकम है जो उन्हें करवाई गई है। तो एक तो उसका ये पक्ष है। इसीलिए चुनाव में देर हुई, और चुनाव में इतनी देर की चुनाव आयोग ने सरकार की योजना के मुताबिक कि अगर महाराष्ट्र में त्रिशंकु विधानसभा हो गई तो इनके पास समय भी नहीं होगा सरकार बनाने का। 3 दिन का समय है, 3 दिन बाद महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा देना पड़ेगा। जी जी, इतनी देर कर दी है उन्होंने, आप देखिए। अच्छा, दूसरा पहलू इसका यह है कि जो आरक्षण के एक्टिविस्ट हैं, जो ओबीसी आरक्षण के लिए और मराठा आरक्षण के लिए और इन दोनों आरक्षणों की दावेदारियों के बीच में संघर्ष है। इस संघर्ष में कोई भी राजनीतिक ताकत किसी का भी पक्ष लेने और किसी का भी विरोध करने की हैसियत में नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि वो ओबीसी आरक्षण नहीं के खिलाफ है या मराठा आरक्षण के खिलाफ है, इसके पक्ष में उसके पक्ष में, कुछ कह ही नहीं सकता। सारे के सारे लोग दुविधा में फंसे हुए हैं। जो एक्टिविस्ट हैं, उनके आरक्षण वाले आंदोलन के नेता हैं, उनको ये स्कीमें बहुत बुरी लग रही हैं। वो इस बात से सख्त नाराज हैं। वो ये मान रहे हैं कि ये टुकड़े फेंक कर जो आरक्षण की दूरगामी प्रभाव वाली उनकी मांग है, उसको निष्प्रभावी किया जा रहा है, उसकी प्रभावोत्पादकता कम की जा रही है, उसको हाशिए में फेंका जा रहा है। इस बात से वो खासतौर से महायुति सरकार से बहुत नाराज है। लेकिन सर जी सर, ये जो आप मनोज जरांगे पाटिल साहब जो हैं, जो इस आरक्षण के मुखिया थे इस आंदोलन के,
वो ये मानते हैं कि अगर हम चुनाव में उतरेंगे और हम कुछ कैंडिडेट्स लड़ाएंगे तो उससे जो है वो महायुति को फायदा होगा और महाविकास अघाड़ी को नुकसान होगा, लेकिन फिर भी मैं लड़ाऊंगा अपने कैंडिडेट्स। ये क्या इनका खेल है ये जरांगे पाटिल साहब का? देखिए, जरांगे पाटिल साहब तो मुख्य तौर पर हैं कांग्रेस के आदमी। जी पहले वो कांग्रेस में ही थे। जी जरांगे पाटिल की अगर आप राजनीतिक हिस्ट्री देखें तो आप पाएंगे कि ये मूलतः इनकी सारी राजनीतिक शिक्षा दीक्षा जो है ना, वो कांग्रेस के झंडे के तले हुई है। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे योजना क्या है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा हम लोगों को। फिलहाल ये दोनों, ये जितने ओबीसी आरक्षण वाले और मराठा आरक्षण वाले, दोनों इस बात को लेकर बहुत ही तनाव में हैं कि इन स्कीमों के जरिए उनकी मांगों को वो कमजोर किया जा रहा है। इसलिए मुख्य तौर पर मेरा मानना है कि अंततः ये लोग महाविकास अघाड़ी की तरफ ही झुकेंगे। अच्छा, अब भाजपा भी इस बात को जानती है, एकनाथ शिंदे भी इस बात को जानते हैं, अजित पवार भी इस बात को जानते हैं कि ये आरक्षण का मुद्दा जो है उनके गले में छछूंदर की तरह अटक सकता है। इसलिए इन लोगों ने योजना बनाई है कि 3 हिस्सों में हम गोलबंदी का काम बांट लें। भाजपा ने कहा, भाजपा का मानना यह है कि वो देहातों में, देहाती इलाके में कोशिश करेगी कि ओबीसी और दलित समुदाय जो है, ओबीसी और दलित समुदाय के वोटों की गोलबंदी के ऊपर ज्यादा ध्यान दे। अजित पवार को जिम्मेदारी दी गई है कि अगर उन्हें, चूंकि वो मुसलमान विरोधी राजनीति नहीं करते रहे हैं, उनका किरदार तो मुसलमान, पहले भी मुसलमान वोट जब एनसीपी में थे तब उन्हें मिला करते थे, तो वो कुछ मुसलमान वोटों की गोलबंदी कर लें अगर महायुति के पक्ष में तो अच्छा रहे, अतिरिक्त वोट मिल जाएंगे। इसके लिए उन लोगों ने मदरसों के शिक्षकों की तनख्वाह बढ़ाना भी मान लिया, जो कि भाजपा सरकार के बुनियादी किरदार के खिलाफ जाता है, लेकिन यहां तक वो मान गए। और मराठाओं को संतुष्ट करने का, उनकी गोलबंदी करने की जिम्मेदारी एकनाथ शिंदे को दे दी गई है। अब ये जिम्मेदारियां दी गई हैं, कैसे वोटों की वो लोग गोलबंदी करेंगे, कैसे उनके जो इरादे हैं या उनके क्षेत्र हैं, मतलब इस तरह से चीजें बटी हुई तो नहीं होती हैं, सारी चीजें ओवरलैपिंग होती हैं, परस्पर व्यापी होती हैं। तो यहाँ पर पूरा महायुति गठजोड़ जो है फंसा हुआ है। ये मानना पड़ेगा कि उन्होंने जो योजनाएं घोषित की हैं 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की, उनका कुछ ना कुछ असर चुनाव पे पड़ेगा। ये असंभव है कि इससे महायुति को नुकसान हो, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। वो फायदा कितना होता है, क्या होता है, ये देखने की बात है। दूसरी तरफ अगर हम महाविकास अघाड़ी पे गौर करेंगे तो हमें ये दिखाई पड़ता है कि महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षाओं का दंगल नहीं हो रहा है, जो कि महायुति में हो रहा है। महायुति में तो साफ तौर पे भाजपा ने अघोषित रूप से कह ही दिया है कि वो अपने इलाकों में जहां जहां उनका प्रभाव है वहां पर वो देवेंद्र फडणवीस के चेहरे का ही प्रचार करेंगे, एकनाथ शिंदे के चेहरे के प्रचार नहीं होगा। जहां अजित पवार के हिस्से में जो सीटें आएंगी वहां अजित पवार ही होंगे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। एकनाथ शिंदे का जहां, वहां एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। ऐसी स्थिति महाविकास अघाड़ी में नहीं है। दूसरे, महाविकास अघाड़ी का मुझे लगता यह है कि उसकी जो रणनीतिक कमान है वो मुख्य तौर पर शरद पवार के हाथ में रहेगी। और शरद पवार मेरे ख्याल से महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे ज्यादा अकलमंद और देश के ही सबसे ज्यादा अकलमंद नेताओं में से एक है। तो वो आसानी के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है, इससे वो धुंधलका बनाती है, उसके झांसे में नहीं है। जी, आज सर नीरजा चौधरी जी का लेख भी है कि बेशक हरियाणा चुनाव के बाद भाजपा कॉन्फिडेंस में है, लेकिन शरद पवार एक ऐसे जादूगर हैं जो कि मराठाओं को और सिंपैथी वोट्स को अपने पक्ष में कैसे कन्वर्ट करें, वो उसके माहिर हैं। तो वो बहुत फायदा करने जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं नीरजा जी सहमत हूँ। तो जी महाराष्ट्र में इस वक्त लड़ाई बिल्कुल कांटे की है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो सीटों के मामले में महाविकास अघाड़ी आगे है, लेकिन वोट परसेंटेज के लिहाज से दोनों ही गठजोड़ों के वोट लगभग बराबर है। वो तो फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम में होता है, उसमें कुछ एक पार्टी आगे चली जाती है, दूसरी पार्टी पीछे रह जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि महाविकास अघाड़ी को जितने वोट मिले हैं वो महायुति से बहुत ज्यादा हो संख्या में, ऐसा नहीं है। वो तकरीबन बराबर है, लगभग बराबर है, एकदम एक दूसरे के बराबर है। तो ऐसे में लड़ाई बहुत ही कड़ी होगी, जबरदस्त घमासान होगा, और मेरे ख्याल से जो रणनीति पर अच्छी तरह अमल करेगा वो चुनाव जीतेगा, वो चुनाव में आगे रहेगा। तो कोई आखिर तक हम लोग नहीं कह पाएंगे कि ये चुनाव कौन जीतने वाला है। जी सर, इसी चुनाव में जो साथ में हो रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हो रहे हैं।
10 सीटों पर होना था, 9 ही सीटों पर घोषित किए हैं, कुछ फ्रिवलेस सा कारण बता कर के एक जो मिल्कीपुर की सीट है वो नहीं अभी चुनाव हो रहा है उस पर। लेकिन जो अभी सबसे बड़ी चर्चा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसमें सीटों को लेकर फिर से खींचतान है। हालाँकि समाजवादी पार्टी पहुँच गई है महाराष्ट्र में लड़ने के लिए, उनके 2 विधायक हैं और वो कुछ 12-14 सीटें माँग रहे हैं। और वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 2 सीट से ज़्यादा देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस शायद 4-5 सीटें माँग रही है। हम्म। ले ये सर अ, ये कांग्रेस के ऊपर ज्यादती है या कांग्रेस कुछ ज़्यादा ही अपने को आँक रही है कि हमको जो है वो 2, 4, 5 सीटें चाहिए, 9 में से 4-5 सीटें हमको दे दीजिए? भाई मुझे तो नहीं लगता कि इन उपचुनावों के कारण इन दोनों पार्टियों को अपने गठजोड़ में कोई बदमजगी पैदा होने देना चाहिए। देखिए, ये गठजोड़ समाजवादी पार्टी के लिए भी बहुत जरूरी है और कांग्रेस के लिए भी बहुत जरूरी है। समाजवादी पार्टी के पास कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं, और थोड़े बहुत नहीं, काफी हैं कार्यकर्ता। बहुत जबरदस्त इस मामले में समाजवादी पार्टी काफी मजबूत है। और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बिना विधानसभा चुनावों में कुछ भी नहीं कर पाएगी। कांग्रेस के पास वर्कर्स नहीं है, कांग्रेस के पास प्रतिष्ठा है, और कांग्रेस के पास खासतौर से मुस्लिम और दलित समुदायों में उसके प्रति एक आकर्षण, कुछ कुछ ब्राह्मणों में भी कांग्रेस के प्रति एक आकर्षण दिखाई पड़ता है। भले वोट मिले ना, लेकिन ब्राह्मणों में कांग्रेस के प्रति, खासतौर से पुराने वोटरों में, वरिष्ठ लोगों में कांग्रेस के प्रति एक आकर्षण है। लेकिन इस आकर्षण को वोटों की गोलबंदी के रूप में भुनाने के लिए जो कार्यकर्ता चाहिए वो कांग्रेस के पास नहीं है। उसके लिए वो समाजवादी पार्टी पे निर्भर है। अगर दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो नुकसान ज्यादा कांग्रेस को होगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी को भी अगर मुसलमान वोटों को एकजुट रखना है, दलित वोटों को जो समाजवादी पार्टी को कभी नहीं मिलते थे, पिछले लोकसभा चुनाव मिले, अगर विधानसभा चुनाव में फिर से उसे प्राप्त करने हैं दलित वोट, तब फिर कांग्रेस के साथ गठजोड़ उसे बनाए रखना होगा। तो अखिलेश जी कुछ भी कहते रहे, कुछ भी करते रहे, साथ साथ में वो ये लाइन जरूर बोल देते हैं कि हमारा गठजोड़ बना रहेगा। आपने देखा होगा, जी। जब उन्होंने जो भी अपने उम्मीदवार घोषित किए वगैरह, लेकिन ये उन्होंने साथ में कहा कि नहीं, हमारा गठजोड़ बना रहेगा। तो गठजोड़ बनाए रखना दोनों का ही स्वार्थ है। सीटों को लेके इस प्रकार की खींचतान होगी। कांग्रेस को अगर वो 2 सीटें वो देना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि 2 सीटों पे वो अंततः मान जाएंगे। वो 3 सीटें मिल जाएं, 4 सीटें मिल जाएं, इसके आधार पे वो गठजोड़ को उस वहां पहुंचा दें जहां पे बदमजगी, दोनों मनमुटाव हो जाए। ऐसा मेरे ख्याल से अकलमंदी की बात नहीं होगी। नहीं, अभी तो शायद खबर ये है कि कांग्रेस कह रही है कि हम एक भी नहीं लड़ेंगे और हम 9 सीट पे आपको सपोर्ट कर देंगे, आप ही फिर लड़िए, हम नहीं लड़ते हैं 2 सीट पे। तो ये भी ठीक है। ये भी उचित नहीं होता है। देखिए, ये भी उचित नहीं होता है। जी, इसमें अखिलेश जी को चाहिए कि उनको वो 2 सीटें दे ही दें, और उनको मना जी, ही लें कि आप 2 सीटों पर लड़ लीजिए। अब वो जी, सीटें कौन सी होंगी, कुछ मिलाकर 10 सीटें हैं। 10 सीटों में ये भी तो देखना है कि कौन किस पे लड़ना चाहता है। ये इसमें बहुत मुश्किल हो, इन चीजों को सही सही तरीके से आप सुलझा लें इन समस्याओं को, यहीं पे गठजोड़ राजनीति में कुशलता का प्रश्न सामने आता है। और जी, वो उसकी कांग्रेस भी बहुत तजुर्बेकार है और अखिलेश जी भी बहुत तजुर्बेकार हो गए हैं। पिछली बार जिस तरह उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, यहां तक मैं मानता हूं उन्होंने दोनों पिछले चुनाव बहुत अच्छे लड़े हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव में वो जीत नहीं पाए, लेकिन अच्छा काफी लड़ा था विधानसभा चुनाव। उन्होंने अच्छी एकता की थी, अच्छे वोट पाए, सीटें भी उन्होंने सम्मानजनक पाई, वो चुनाव भी उन्होंने अच्छा लड़ा था। और लोकसभा चुनाव तो बहुत ही अच्छा लड़ा, उसमें तो जीत ही गए वो जी, लोकसभा जी, चुनाव में। तो जी, काफी तजुर्बा उनको भी हो गया है। और जिस तरह वो बोलते बोलते हैं अखिलेश जी, उससे लगता है कि उनमें एक खास तरह का आत्मविश्वास है, एक खास तरह की राजनीतिक भाषा भी उन्होंने विकसित कर ली है। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा कुछ समस्या होगी। जी। सर ये सब तो हो जाएगा, सीटें बँट जाएँगी, वोट पड़ जाएँगे। एक जो सर ये चुनाव की प्रक्रिया पर अविश्वास है लोगों का कि वोट बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के जवाब चुनाव आयोग से संतोषजनक नहीं मिले हैं आज भी। उसका सर क्या इलाज है? क्या अवेयरनेस हम लोग फैलाएँ कि लोग कैसे इसको माने कि नहीं-नहीं हमारी चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष है? क्योंकि देखिए, अगर यही हरियाणा पहली बात तो ये है, पहली बात, आज ही मैंने इस सवाल पे भास्कर में एक लेख लिखा है, इसका शीर्षक है कि क्या ईवीएम में पड़े हुए वोट अपने आप बढ़ सकते हैं, ये शीर्षक है उसका। जी, वो उसमें मैंने कहीं हैकिंग वगैरह शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने तो केवल सवाल ही उठाया है कि भाई, लोकसभा चुनाव में 7 चरणों में हर चरण में वोट बढ़े। पहले जो अस्थाई डेटा, अस्थाई आंकड़े दिए चुनाव आयोग ने, उसके बाद पहले दौर के चुनाव मतदान के बाद तो 11 दिन बाद उसमें वोट बढ़ाए थे चुनाव आयोग।
अच्छा, नागरिक अधिकार के संगठनों ने एक बहुत बड़ी याचिका तैयार की है, ये करीब 36 पेज की याचिका है। इस याचिका में बहुत आंकड़ों का विश्लेषण है और वो चुनाव आयोग को याचिका लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद चुनाव आयोग के सामने पेश कर दी गई थी। आज तक वहां से न जवाब आया है और न ही कुछ उसका खंडन किया है, न स्वीकार किया है, कुछ नहीं। एकदम चुनाव आयोग की तरफ से चुप्पी है। उस याचिका में उन्होंने साफ दिखाया है कि 7वें चरण में कुल मिलाकर 4,64,64,00,000 वोट बढ़े। छोटे मोटे वोट नहीं है। अब आप इन वोटों को अगर आप, और कुछ राज्यों में वो वोट बहुत ज्यादा बढ़े, जैसे उड़ीसा में बहुत बढ़े, आंध्र प्रदेश में बहुत बढ़े, कई जगहों पे, तो वो जब उन्होंने विश्लेषण किया उसका, तो कमोवेश ये मालूम पड़ा कि करीब 76 के आसपास सीटें ऐसी हैं जो सीटें या तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उन वोटों के बढ़ने से चली गई या उनके सहयोगी दल जैसे तेलुगु देशम के चली गई। बहुत जगह भाजपा ने अपनी पराजय को मंद कर लिया, पराजय को अपना नुकसान होने की संभावना को कम किया और बहुत जगहों पर फायदा किया। अगर ये नहीं होता तो जितनी सीट उनकी 76 सीटें और कम होती भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, अब आप देखिए हरियाणा में इन्होंने क्या किया। हरियाणा में पहले जिलावार आंकड़े दिए, जबकि वोट तो जिलावार पड़ता ही नहीं है। नहीं, वोट तो चुनाव तो निर्वाचन क्षेत्रों में लड़ा जाता है, जिलों में थोड़ा लड़ा जाता है। जिला कोई चुनाव की इकाई थोड़ी ना है जी। ये कोई प्रशासन की बात थोड़ी ना हो रही है कि जिला इकाई हो। लेकिन चुनाव आयोग हरियाणा में बड़े अजीब तरीके से जिलावार वोटिंग प्रतिशत की, मतदान प्रतिशत की घोषणा करता है। अंत में जाके वो जब 7 तारीख को अंतिम मतदान प्रतिशत की घोषणा करता है, तब वो निर्वाचन क्षेत्र के मुताबिक करता है। अब ये आपने क्यों किया, ये तो जवाब देना पड़ेगा चुनाव आयोग को। देखिए, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है उसको छोड़ दीजिए। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, इससे एकदम आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। मेरे ख्याल से आपका भी इस तथ्य के ऊपर निगाह गया होगा। जब 5 तारीख को वोट पड़े और चुनाव आयोग ने 7 बजे मतदान प्रतिशत की घोषणा की, तब 2 जिले ऐसे थे जहां मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ा। एक था पंचकुला और दूसरी थी चरखी दादरी। जी। पंचकुला और चरखी दादरी में 7 बजे जो मतदान प्रतिशत घोषित हुआ वही रात को 11:15 बजे तक बना रहा। लेकिन 7 तारीख को इन दोनों जिलों के अंदर 11% वोट बढ़ा दिए गए। 11%, आप सोचिए, 46,000 से ज्यादा वोट दोनों जिलों के अंदर बढ़ाए गए। इसका नतीजा ये निकला कि भारतीय जनता पार्टी कई सीटें जीत गई और एक सीट कांग्रेस जीती, लेकिन उसका जो जीत का अंतराल था वो बहुत घट गया। अच्छा, अब ये सब जो चीजें हैं, अब ये कहा जा सकता है हमारे ऐसे लोगों से, आपके ऐसे लोगों से, कि आप इसका पक्का सबूत दीजिए। अरे भाई, हम एक प्रश्न उठा रहे हैं, हमने एक ऐसी चीज सामने रखी जो कि सामान्य ज्ञान में फिट नहीं होती। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो बताए कि ऐसा क्यों हुआ। जी, मैं सर एक व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार बता रहा हूं कि मेरी एक चुनाव आयोग में काम कर चुके एक रिटायर्ड व्यक्ति से बात थी। उन्होंने कहा कि देखिए, वोट परसेंटेज पहले भी बढ़ते थे। जिस दिन वोट पड़ते थे उसके बाद 1-2 दिन के बाद जो है वोट परसेंटेज कुछ बढ़ जाते थे। बोले कि नॉर्थ ईस्ट वगैरह में कई बार 8-8% तक भी बढ़ते थे। लेकिन वो जमाना तब था जबकि हाथ से एंट्री होती थी, वो डाक से आता था और वो कई बार वो आने में नॉर्थ ईस्ट वगैरह से बहुत टाइम लगता था, तो कुछ एक टैली करने में लेट होता था। लेकिन आज जो ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक है, इंटरनेट है, रियल टाइम अपडेशन होता है पोर्टल्स पे, उसमें ये नहीं होना चाहिए। वो क्यों हो रहा है, इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा चुनाव आयोग को। 8-10 दिन के बाद अचानक से वोट परसेंटेज कैसे बढ़ रहे हैं? हाँ, इसमें देखिए अगर कोई भिन्नता आती है, जो वेरिएशन आता है, उतार चढ़ाव आता है, तो वो औसतन 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल। आजकल स्थिति ये है, वो राष्ट्रीय औसत 1% अगर मान भी लें आप, तो नहीं होना चाहिए। अब यहां पर 4 से लेकर 4.25% तक, और कुछ राज्यों में तो, ये तो मैं पूरे देश का बता रहा हूं, कुछ राज्यों में तो बहुत ज्यादा है। जी। अगर उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश के चुनावी नतीजों की बहुत जम के समीक्षा की जाए तो उसमें बहुत घपला निकलेगा उसके अंदर। जी। पश्चिम बंगाल में तो मैं समझता हूं कि तृणमूल कांग्रेस को कम से कम 10 सीटें कम जीत पाई इसकी वजह से। हरियाणा में कांग्रेस ने 10 सीटें जीती, 5, राजस्थान ने 10 सीटें जीती, 5 सीट कांग्रेस और जीत सकती थी
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सीटें निकाल सकती थी, ये स्थिति थी। इस पूरे में उत्तर प्रदेश कहीं नहीं है, मतलब वोट बढ़, इसमें उत्तर प्रदेश में लगता ही है कि उत्तर प्रदेश में जो पराजय हुई है भाजपा की, उसमें कोई किसी किस्म का प्रबंधन नहीं हो पाया। वो शायद कॉन्फिडेंट थे कि हमारे या तो भाजपा आला कमान मुगालते में रहा, हाँ इतना कॉन्फिडेंट थे फेल किया। नहीं, मेरा कहना है सर कि चाहे जो भी एक्टिविस्ट हो या जो भी संस्थाएं, जो भी लोग चुनाव इस पे ईवीएम पे या इस प्रक्रिया पर वोट सवाल उठाते हैं, वो इसलिए नहीं है कि हमारे पास कोई सबूत है, लेकिन जो अगर कुछ सामने दिखता है तो हम वो सवाल उठाते, हमारा काम है, क्योंकि आगे आने वाले समय में ये और बड़ा ना हो, हमारी चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष हो, हमारी यही कोशिश है। जीत हार पॉलिटिकल पार्टी में किसी न किसी की होगी, लेकिन ये प्रक्रिया हो, इसका सबूत देना चुनाव आयोग का काम है। वो पता नहीं जैसे पार्टी बन जाते हैं और कहते नहीं हमारे ऊपर नहीं, और जो लोग हारते हैं वही रोते हैं, एक और बात, चुनाव आयोग कहता है अरे 1-2 वोटों से क्या फर्क पड़ता है, ये चुनाव आयोग का एक तर्क है। 1% तो मेरा कहना है कि आपको याद होगा कि राजस्थान में कांग्रेस के बड़े नेता हैं सीपी जोशी जी, एक जमाने में वो मुख्यमंत्री बनने वाले थे, लेकिन 1 वोट से वो अपना चुनाव हार गए। जी, जब 1 वोट से चुनाव हार गए, 3 बार मतगणना हुई, 3 बार रिकाउंटिंग हुई, तीनों बार 1 वोट से चुनाव हारे, वो चुनाव हार ही गए और मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। जी, नहीं अभी हरियाणा में 63 वोट से हार गए विजेंद्र सिंह, वो राव वीरेंद्र सिंह। मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे और आपके पास सबका एक ही वोट तो है। जी जी, ऐसा थोड़ी ना कि ऐसा कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में इसके पास 10 वोट हो, सबके पास एक ही वोट तो है। तो एक वोट की प्रभावोत्पादकता है, जो एफिकेसी है एक वोट की, उसकी रक्षा करना चुनाव आयोग का कर्तव्य है। हम तो केवल ये याद दिला रहे हैं चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहा है। वो यहीं से बात शुरू करते हैं कि वो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, लेकिन हम तो गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो थैंक यू सर, और आज के लिए इतना ही। और अब तो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव और तेज होंगे, अगले हफ्ते तक कुछ और नई बातें आएंगी, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक सीट वगैरह डिक्लेयर हो चुकी होगी, देखेंगे क्या कहाँ क्या प्रोग्रेस हो रही है। अगले हफ्ते तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार।